हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग आपका जो सब्जेक्ट है टैक्स, इनकम टैक्स, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग सीखने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज पहला दिन है और आपके इको 11 सब्जेक्ट का आज 9वें दिन का क्लास है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी यह है। आप इसको अच्छे से अगर जो कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको समझाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हाउस का भी डिफिनीशन होना चाहिए भैया, ठीक है। आप अगर जो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग क्या सीखेंगे भैया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, अब आपसे सवाल जरा सा घुमा घुमा कर भी पूछ सकता है, क्या आप एक जमीन रेंट पे दिए हैं तो क्या वह जो इनकम वहां से आपको अर्न होगा वह क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या? जी नहीं, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, उस पे टैक्स नहीं चार्ज होगा। यहाँ पे आपका जो कंडीशन है वो कि वो बिल्डिंग ही होना चाहिए। बिल्डिंग है, आप उसको लेट आउट करते हैं यानी रेंट पे देते हैं, तभी आपका जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगा। चलिए इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर और समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग का जो सम है वो जरा सा घुमा घुमा कर आ रहा है। तो चलिए दूसरा जो केस है वो हम देख लेते हैं। सपोज कर लिए ए एक पर्सन है और यह बी है। एक बिल्डिंग को ए रेंट पे देता है, यानी कि लेट आउट इसको किया है। लेट आउट सपोज कर लीजिए 2000 रुपया पर मंथ। ये ओनर है, ये जो है ये ओनर है। बिल्डिंग का क्या है? ए ओनर है ए, और वह लेट आउट किया है बी को, और बी क्या किया है? सी को लेट आउट कर दिया। यानी वही घर बी क्या किया है? सी को दे दिया है और वह क्या कर रहा है? उससे पैसा ले रहा है। कितना? 3000 पर मंथ। तो यहाँ पे केस समझिए, यानी कि ए इसका मालिक है। यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन यह हो रहा है कि घर का मालिक अगर जो लेट आउट कर रहा है तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इसका मतलब एक का जो पैसा आ रहा है एक के हाथ में, वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और जो दूसरा कंडीशन यानी कि बी का जो कंडीशन आ जाता है, वो उसका तो खुद का घर नहीं है, वह सी को प्रोवाइड कर रहा है, खुद नहीं रह रहा है। बोल रहा है सी भैया तुम रहो, हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दो, मेरा इनकम होगा। तो उसको जो इनकम हो रहा है वह इनकम कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसका जो पैसा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सबलेटिंग। सबलेटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन हो गया। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन यानी तीसरा कंडीशन जो होता है वह कंडीशन क्या है कि अगर जो वो लेट आउट किया है बिजनेस पर्पस के लिए, यानी बिजनेस बेनिफिट है, अगर जो बिजनेस बेनिफिट के लिए हम अपना जो हाउस से प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, तो उसका जो इनकम हो रहा है वह इनकम क्या होगा? वह पीजीबीपी में चला जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। आपको पता है ना 5(8) क्या है? तो 5(8) आपको पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, जो लेट आउट होता है वह कई तरह से लेट आउट होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग कई तरह से लेट आउट करते हैं। पहला कंडीशन होता है कि फुली लेट आउट। देखिए, ये एक आपका बिल्डिंग है, ठीक है।
बिल्डिंग तो नहीं लग रहा है, बस समझ जाइए कि भैया ये बिल्डिंग है। ठीक है, कई फ्लोर है, कई फ्लोर है इसके बिल्डिंग के, तो आप इसको पूरा ही रेंट पे दे रहे हैं, यानी कि फुली लेट आउट कहलाएगा। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। मान लेते हैं एक आपके पास एक बिल्डिंग है जो जिसमें कई सारे रूम हैं, तो आप उसके हाफ पार्ट पे, यानी कि मान लेते हैं इतने दूर पे, यानी आप बोल दिए कि भैया 4 स्टोरी का आपका बिल्डिंग है, तो 2 में तुम रहो और 2 में हम रहते हैं, तो ये हो गया पार्टली लेट आउट। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली सेल्फ ऑक्युपाइड। फुल्ली सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या है, पूरे बिल्डिंग में हम रहते हैं। ठीक, एक हो गया पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट। ये कंडीशन क्या है, पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट किससे कहते हैं, तो कुछ तो हम रेंट पे दिए, एक जो हमारा बिल्डिंग है इसको हम क्या कर दिए हैं, कुछ पीरियड के लिए, आपको पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए हम इसको, यानी कि मान लेते हैं 8 महीने के लिए क्या किए, लेट आउट कर दिए हैं, और बाकी जो हमारा बचा 4 महीने के लिए वो वैकेंट है, यानी खाली है। ठीक है, ये चीज 4 कंडीशन हो रहा है, तो आपको इन 4 कंडीशन में आपसे सवाल पूछ सकता है कोई भी तरीका से। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यह है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट ये आपको याद करना होगा। पिछले बार का हम एक प्रीवियस ईयर का देखे हैं, बहुत ही आसान आया हुआ था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम हार्ड लेवल का भी करवा देंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए कॉपी पे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर रखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो टेक्स्ट का रूल यही है, अगर जो आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो लिखते जाइए भैया, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, बहुत परेशानी होगी। तो लिखा क्या है देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, आपका ईयर हो जाएगा किसका है, और यहाँ पे आपका ईयर, असेसमेंट ईयर हम बता देंगे इसको किस प्रकार से और लिखना है अच्छी तरह से। उसके बाद पार्टिकुलर डेट और अमाउंट। ग्रोस एनुअल वैल्यू लिखते हैं हम लोग, उसमें से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में इसको NAV भी लिखा जाता है। उसमें से हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, कुछ घटा लेते हैं। क्या घटा लेते हैं, आपका अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इसी का 30%, जो नेट एनुअल वैल्यू आया है उसी का 30% हम लोग घटा लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी लिखते हैं और उसको भी हम लोग घटा लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए इसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब एक एक चीज बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे, इसका भी हमें लग रहा है 4-5 वीडियो बनेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। ग्रोस एनुअल वैल्यू देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, यह ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यही आपको मेन सीखना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बाकी सब जो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है ग्रोस एनुअल वैल्यू का, और आपको बता देते हैं ये सब जो भी अभी आप देखेंगे 1-2 मिनट में जो भी वीडियो थ्योरी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी हो याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। देखिए बाकी लिखा हुआ है क्या, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम, बट नॉर्मली जो चार्ज होता है वह इनकम जो होता है उस पे चार्ज होता है, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उस पे चार्ज होता है क्या, टैक्स, ठीक है। और ये हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे जब सवाल बनाएंगे, उसमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट क्या होता है, देखिए जिसको इंग्लिश में याद करना है वो यहाँ से देख लीजिए, और हिंदी वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए हम बता रहे हैं। आप अच्छी तरह से हम जो बताएंगे एग्जाम में, जैसे कि आपको सवाल बताएंगे हम अभी,
तो उसमें आप अच्छी तरह से इसका डेफिनेशन समझ जाइएगा क्या होता है, आप उसको उसी तरह लिख दीजिएगा या आप अपने बुक से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जो सवाल के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका जरूरी है। बोला गया है एक्चुअल रेंट रिसीव जब रिसीवेबल जब कैलकुलेट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वह कंसीडर करेंगे, लेकिन एडवांस रेंट हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, यह क्या होता है भैया? ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? देखिए, जिसपे म्युनिसिपल टैक्स चार्ज होता है, लिख दिया गया इट्स मींस द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय म्युनिसिपैलिटी। कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपैलिटी। ऑन विच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। मेट्रो सिटी में देखिए, मेट्रो सिटी 4 है आपका, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। यहाँ पे क्या होता है, नेट जो म्युनिसिपल वैल्यू होता है उससे आफ्टर गिविंग ए डिडक्शन फॉर रिपेयर्स बीइंग 10%, इस पे सम है वो हम समझाएंगे, आप अच्छी तरह से इसको समझ पाइएगा। चलिए, ये अगर जो इन केस ऑफ मेट्रो सिटी है तो नेट एनुअल वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा, और नॉन मेट्रो सिटी है तो किस प्रकार निकलेगा। और चलिए हम आपको बताते हैं। अगला ये है, देखिए फेयर और नोशनल रेंट क्या होता है, ये समझ लीजिए, एग्जाम में अधिकतर आता है ये। तो फेयर रेंट और नोशनल एक ही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अलग तरह से पूछ सकता है, या तो फेयर पूछेगा या नोशनल, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये देखिए, सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से और लोकेलिटी के हिसाब से रेंट का डिसाइड होता है कि उस हाउस का रेंट क्या होगा। ठीक है, और यह है स्टैंडर्ड रेंट। यह आपका जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वहां से यह डिसाइड होता है कि रेंट क्या होता है। जब हम लोग सवाल करेंगे तो आप अच्छी तरह से उसमें समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।